हेलो एवरीवन, मैं इंदु सुबोध अपने यूट्यूब चैनल सुबोध हिस्ट्री क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ जिसमें मौर्य साम्राज्य से संबंधित 25 ऐसे प्रश्न हैं जो कि आपके परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो आपकी परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस सेट को बनाया गया है, इसलिए इसको बिना देखे परीक्षा कक्ष में न जाए। मैं आपके उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ और आज का पहला प्रश्न हमारे स्क्रीन पर यह रहा। अशोक के जो प्रमुख शिलालेख संगम राज्य के विषय में हमें बताते हैं उनमें सम्मिलित हैं, अर्थात संगम राज्य के विषय में बताने वाले प्रमुख शिलालेख कौन कौन से हैं। पहला ऑप्शन है 1 और 10 शिलालेख, दूसरा ऑप्शन है 1 और 11 शिलालेख, तीसरा ऑप्शन है 2 और 13 शिलालेख और चौथा ऑप्शन है 2 और 14वां शिलालेख। तो अशोक के संगम राज्य के विषय में बताने वाले प्रमुख शिलालेख है दूसरा और 13वां शिलालेख, जो कि हमारा ऑप्शन सी के साथ जाएगा। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस दक्षिणी राज्य का उल्लेख अशोक के अभिलेखों में नहीं है। पहला चोल, दूसरा पांड्य, तीसरा सत्यपुत्र और चौथा सातवाहन। तो अशोक के अभिलेख में चोल, पांड्य और सत्यपुत्र ये दक्षिणी राज्य का उल्लेख है, लेकिन सातवाहन राज्य का उल्लेख नहीं है। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है ऑप्शन डी के साथ जाएगा। तीसरा प्रश्न, निम्न में से अशोक के किस अभिलेख में पारंपरिक अवसरों पर पशु बलि पर रोक लगाई गई है। ऐसा लगता है कि यह पाबंदी पशुओं के वध पर थी। पहला शिला अभिलेख पहला, दूसरा स्तंभ अभिलेख 5वां, तीसरा शिला अभिलेख 9वां और चौथा शिला अभिलेख 11वां। तो स्तंभ अभिलेख 5वां में लगता है कि पशुओं के वध पर पाबंदी लगाई गई थी। चौथा प्रश्न, अपने किस अभिलेख में अशोक कलिंग युद्ध के रक्तपात की विभीषिका पर अपना पश्चाताप व्यक्त करता है। भाब्रू अभिलेख, पृथक कलिंग अभिलेख, 13वां शिलालेख और चौथा शिलालेख। तो कलिंग युद्ध के रक्तपात की विभीषिका पर अशोक पश्चाताप करता है अपने 13वां शिलालेख में। पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से अपने किस अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि सभी लोग उसकी संतान हैं। पहला लघु शिलालेख, 12वां शिलालेख, पृथक कलिंग अभिलेख और रुमिनदेई स्तंभलेख। पृथक कलिंग अभिलेख में अशोक ने यह घोषणा की कि सभी लोग उसकी संतान हैं। छठा प्रश्न, मौर्य अभिलेखों में जिस लिपि का प्रयोग नहीं हुआ है वह है। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से 3 लिपि का प्रयोग जो है मौर्य अभिलेखों में किया गया है और एक अभिलेख का प्रयोग नहीं किया गया है। तो उसमें है ऑप्शन प्राकृत, देवनागरी, अरामाइक और ग्रीक। तो प्राकृत, अरामाइक और ग्रीक का प्रयोग जो है मौर्य अभिलेखों में हुआ है, लेकिन देवनागरी लिपि का प्रयोग मौर्य अभिलेखों में नहीं हुआ है। इस प्रकार हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन बी के साथ जाएगा। 7वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य निम्नलिखित में से किस जैन भिक्षु के शिष्य बने और उसी जैन भिक्षु के साथ वह दक्षिण गए थे, यह भी याद रखना है। पहला ऑप्शन है भद्रबाहु, जादिवासा, पूज्यपाद और जिनभद्र। चंद्रगुप्त मौर्य जो है वह भद्रबाहु के साथ दक्षिण गए थे और उन्हीं के वह शिष्य थे। 8वां प्रश्न, कर्नाटक प्रदेश में मौर्य साम्राज्य किसके शासन काल में फैला। चंद्रगुप्त, बिंदुसार, अशोक और दशरथ। तो इसका उत्तर जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ जाएगा। 9वां प्रश्न, निम्नलिखित में से उस जैन संत की पहचान कीजिए जो चंद्रगुप्त मौर्य के साथ श्रवणबेलगोला गया था। पहला ऑप्शन जमाली, दूसरा भद्रबाहु, तीसरा जिनेन्द्र सूरी और चौथा पुष्पदंत। भद्रबाहु के साथ चंद्रगुप्त मौर्य श्रवणबेलगोला गया था।
10वां प्रश्न, किस जैन ग्रंथ में वर्णित है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अंगीकृत कर लिया था? वह कौन सा जैन ग्रंथ है जिसमें यह वर्णन है कि अपने अंतिम समय में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था? पहला ऑप्शन है रत्नमालिका, दूसरा जय धवल, तीसरा परिशिष्ट पर्वण और चौथा द्रव्य संग्रह। तो परिशिष्ट पर्वण में यह जिक्र है कि अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को अपना लिया था। 11वां प्रश्न, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिनों में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था, यह किस ग्रंथ से ज्ञात होता है? भद्रबाहु चरित, अर्थशास्त्र, इंडिका अथवा भगवती सूत्र। तो भद्रबाहु चरित से यह ज्ञात होता है कि अपने अंतिम दिनों में चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। 12वां प्रश्न, वह कौन सा मौर्य राजा था जिसने अपने राजमुकुट को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था? बिंदुसार, चंद्रगुप्त मौर्य, दशरथ अथवा कुणाल? तो वह भी चंद्रगुप्त मौर्य ही था जिसने अपने राजमुकुट को त्याग कर जैन धर्म को स्वीकार कर लिया था। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? दक्कन अर्थात दक्षिण भारत। पहला अशोक, चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरा बिंदुसार, तीसरा बिंदुसार और चौथा कुणाल। तो वह इसका उत्तर भी चंद्रगुप्त मौर्य में ही जाएगा। 14वां प्रश्न, अंतिम महान मौर्य शासक संप्रति इनमें से किस धर्म के संरक्षक थे? जैन धर्म के, बौद्ध धर्म के, हिंदू धर्म के अथवा शैव धर्म के? तो अंतिम महान मौर्य शासक संप्रति जो है वह जैन धर्म के संरक्षक थे। 15वां प्रश्न, मौर्यों ने सेल्यूकस निकेटर को किसके शासन काल में हराया था? बृहद्रथ के शासन काल में, संप्रति के शासन काल में, बिंदुसार के शासन काल में अथवा चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में? तो मौर्यों ने सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में हराया था। 16वां प्रश्न, किसे कुमार और आर्यपुत्र का उपनाम दिया गया था? अर्थात किसे कुमार और आर्यपुत्र भी कहा जाता था? भगवान का पुत्र, शाही खानदान के राजकुमार, शाही खानदान की महिलाएं अथवा राजा के लिए मंत्री? तो शाही खानदान के राजकुमार को कुमार और आर्यपुत्र भी कहा जाता था। 17वां प्रश्न, अमित्रघात किस मौर्य राजा की उपाधि थी? दशरथ की उपाधि थी, अशोक की उपाधि थी, बृहद्रथ की उपाधि थी अथवा बिंदुसार की उपाधि थी? तो अमित्रघात जो है वह बिंदुसार की उपाधि थी। 18वां प्रश्न, अशोक के धम्म की किस बौद्ध सूत्र से बहुत अधिक समानता है? महापरिनिब्बाण सूत्र, धम्मचक्र पलत्तन सूत्र, सामंत फल सूत्र, सिगालोवाद सूत्र? सिगालोवाद सूत्र को राहुलोवाद सूत्र भी कहते हैं। तो अशोक के धर्म की बौद्ध धर्म से बहुत अधिक समानता है सिगालोवाद सूत्र, इसका उत्तर जाएगा। 19वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष अशोक के धर्म का एक सैद्धांतिक पक्ष नहीं है? अहिंसा, मनसा वाचा कर्मणा तीनों से, दूसरा व्यवहार में संयम, तीसरा सभी के साथ समान व्यवहार और चौथा पापों से भय। तो अशोक के धर्म का सैद्धांतिक पक्ष था अहिंसा, व्यवहार में संयम और सभी के साथ समान व्यवहार, लेकिन पापों से भय जो है वह अशोक के धर्म का सैद्धांतिक पक्ष नहीं था। इसलिए हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन डी के साथ जाएगा। 20वां प्रश्न, धर्म शब्द का रूपांतर धम्म संबंधित है, अर्थात धर्म शब्द का रूपांतर धम्म जो है वह किस भाषा से संबंधित है? संस्कृत भाषा से, पाली भाषा से, प्राकृत भाषा से अथवा अपभ्रंश भाषा में? तो प्राकृत भाषा में धर्म को धम्म कहते हैं, तो हमारा उत्तर जो है ऑप्शन सी के साथ जाएगा। 21वां प्रश्न, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन तथा दूसरा तर्क है। अशोक के धम्म में समायोजन की भावना पर बल दिया गया है। तर्क है अशोक अपने पंथ पर बहुत बल देने
तथा दूसरों के पथ को तुच्छ समझने की कड़ी निंदा करता है। उपर्युक्त दोनों कथनों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं है। दूसरा ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या है। तीसरा ए सही है परंतु आर गलत है। और चौथा ए सही है लेकिन आर सही है। तो ऊपर जो अभिकथन और तर्क दिए गए हैं उसमें ए और आर दोनों सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या भी कर रहा है। तो हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन बी के साथ जाएगा। 22वां प्रश्न, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन है अशोक एक बौद्ध था और उसके धर्म की अधिकतर विचारधाराएं बौद्ध धर्म से प्रभावित थी। कारण बता रहा है उसने अपने धर्म में दूसरे धर्मों की विचारधारा को समाहित नहीं किया। नीचे क्या कह रहा है कि सही उत्तर का चयन कीजिए। नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से सही उत्तर को चुनना है। पहला, कथन जो है अ और ब, कथन अ और कारण ब दोनों सत्य है और कारण ब कथन अ की सही व्याख्या है। दूसरा है कथन अ और कारण ब दोनों सत्य हैं परंतु कारण ब कथन अ की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा है कथन असत्य है परंतु कारण ब असत्य है। चौथा है कथन असत्य है और परंतु कारण ब सत्य है। तो इसमें उत्तर जो है वह जाएगा सी ऑप्शन के साथ कि कथन असत्य है परंतु कारण ब असत्य है। अब हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं कि कथन असत्य क्या है। कथन असत्य है कि असत्य है अशोक एक बौद्ध था और उसके धर्म की अधिकतर विचारधाराएं बौद्ध धर्म से प्रभावित थी, यह सत्य है। 23वां प्रश्न है अभिकथन और कारण। अभिकथन में है चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व ही संदेहास्पद माना जाता है। कारण बता रहा है पतंजलि कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते यद्यपि वे चंद्रगुप्त की सभा तथा मौर्यों का उल्लेख करते हैं। तो इसमें नीचे जो है दिया गया है कि ए और आर दोनों सही है और ए की सही व्याख्या आर है। तो हमारा पहला उत्तर ही सही हो जा रहा है क्योंकि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में कौटिल्य का अस्तित्व संदेहास्पद माना जाता है क्योंकि पतंजलि जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के सभा का उल्लेख करते हैं लेकिन कौटिल्य का उल्लेख नहीं करते हैं। कौटिल्य अर्थात चाणक्य का। तो ए और आर दोनों सही है और जो ए जो है वह आर की सही व्याख्या कर रहा है। 24वां प्रश्न, मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण था। पहला, अशोक द्वारा अहिंसा अपनाए जाने के कारण सैन्य शक्ति का ह्रास हो गया। दूसरा, बौद्ध धर्मावलंबी वणिक समुदाय इतना शक्तिशाली हो गया था कि इसने अपने सामने राजशक्ति को बौना बना दिया। तीसरा ऑप्शन, विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई। चौथा, ए और दो दोनों सही नहीं। इसका उत्तर जो है ऑप्शन सी के साथ जाएगा जिसमें है कि विशाल सैन्य वाहिनी के रखरखाव में होने वाले खर्च, अधिकारियों को प्राप्त वेतन एवं जमीन बंदोबस्त में होने वाले अर्थ व्यय की वजह से मौर्य साम्राज्य की अर्थव्यवस्था डगमगा गई थी। मौर्य साम्राज्य के पतन का एक संभावित कारण इसको माना जाता है। इस सेट का अंतिम और 25वां प्रश्न, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। सूची 1 में है कर्मकार, पौतवाध्यक्ष, राजन्य और प्रणय। सूची 2 में है भाड़ा मजदूर, राजकीय सामान, नापतौल अध्यक्ष और स्नेह भेंट। अब हम मिलाते हैं इसको। कर्मकार जो है वह जाएगा भाड़ा मजदूर के साथ अर्थात ए जो है एक जो है वह ए के साथ जाएगा। दूसरा पौतवाध्यक्ष जो है वह नापतौल अध्यक्ष को कहा जाता था। राजन्य जो है वह राजकीय सामान था और प्रणय जो है वह स्नेह भेंट था।
तो हमारा उत्तर जो है वह ऑप्शन बी के साथ जाएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। प्लीज सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि मैं ऐसे ही जोश खरोश के साथ अगला वीडियो लेकर आपके समक्ष आऊं। धन्यवाद।